Hello everyone, welcome to the Let's Learn. Welcome to the second part of chapter History of Indian Art, India Art. हम लोग पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े थे व्हाट इज़ आर्ट और इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट हम लोग पढ़ा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 4th चैप्टर पार्ट 2 हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। सो प्रीवियस पार्ट में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, ताजमहल का देखा था हमने, यहाँ तक इसको कंप्लीट किया था। अभी ये वीडियो में हम यहाँ से करेंगे गोल गुम्बद से। सो स्टार्ट करते हैं गोल गुम्बद से। द गोल गुम्बद एट बीजापुर इन कर्नाटक वॉज बिल्ड इन द 17th century common era. These grand building houses the burial of मोहम्मद आदिल शाह ऑफ बीजापुर। ये जो बड़े बड़े जो मोनूमेंट्स देखे थे, ठीक है, तो उसमें जो किंग्स होते थे, जो उनके बरियल प्लेस होते थे, उनके कबर होते थे। जैसे ताजमहल में हमने देखा था शाहजहां के मुमताज़ महल का कबर है, ठीक है। तो वैसे ही हुमायूं स्ट्रॉन्ग है दिल्ली में, ठीक है, तो उधर भी हुमायूं का वहाँ कबर है, ठीक है, दिल्ली के अंदर। सेम से गोल गुम्बज में जो बीजापुर है कर्नाटक में, वॉज बिल्ड इन 17th century कॉमन एरा, ठीक है, 17th सेंचुरी में बिल्ड किए थे। कहाँ बिल्ड किए थे? मोहम्मद आदिल शाह के बीजापुर में, ठीक है। फिर लिखा है इनसाइड द डोम आफ्टर विच द बिल्डिंग इज़ नेम्ड देयर इज़ अ राउंड गैलरी। देखो ये डोम मतलब जो क्या होता है, ये जो ऊपर का राउंड है इसको ये डोम को राउंडली है, इनको डोम बोलते हैं। तो ये गोल गुम्बज है, ठीक है। ये जो इनसाइड डोम जो मैंने बता रहा था भाई, ये जो राउंड स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डोम, ठीक है, इसका नाम। तो इसको राउंड गैलरी बोलते हैं। इवन अ स्लाइड विस्पर बाय अ पर्सन स्टैंडिंग इन दिस गैलरी कैन बी हियर्ड एवरीवेयर। अगर छोटा सा भी आवाज़ करेंगे तो सभी लोगों को सुनाई देगा। तो ये वहाँ का स्पेशलिटी है, जो साउंड आता है, जो बिल्डिंग का स्पेशलिटी है गोल गुम्बज का। हम अगर क्लैप भी करेंगे तो उसका इको आएगा, उसको इको सुनाई देगा, हमें बार बार सुनाई देगा, एक ही आवाज़ को 4 बार 5 बार सुनाई देगा, ठीक है। अगर ये ब्रिटिश के टाइम पे, तो ये न्यू आर्किटेक्चर ये स्टाइल हुआ था ब्रिटिश के टाइम से, ठीक है। सो ये सबका ये देखा जाए तो ये सबका अलग अलग स्टाइल होता है। तो ये जो गोल गुम्बज भी बना था, तो ये मुगल्स के हिसाब से बना था, उनके स्टाइल में बना था, तो ये उनका स्टाइल है, ठीक है। सो हियर्ड एवरीथिंग एट इट somebody's clap from here, its echo can be heard many times। जैसे मैंने बताया ताली बजाएंगे तो उसका जो साउंड रहेगा बहुत तेज़ी से आएगा, वो भी कई बार में आएगा, 2 से 4 बार, ठीक है। तो ये गोल गुम्बज है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड अ न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल अरोज इन इंडिया। जैसे भी हमने देखे थे महाराष्ट्र में भी कितने मोनूमेंट्स है, तो उनका था, ठीक है, उनके फोर्ट्स थे। तो वो टाइम आए तो वो टाइम पे भी अलग अलग फोर्ट्स थे, तो ब्रिटिश ने आए तो वो उनका स्टाइल में आया, ठीक है। तो सबका अपना अपना स्टाइल में लोगों ने किया था, तो अलग अलग फ्यूज़न हुआ था, ठीक है। तो वो स्टाइल हम देखते क्या है, इट इज़ नोन एज इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल। ये ब्रिटिश के टाइम स्टार्ट हुआ था। बिल्डिंग like church, government office, residence of top official railways station were built in this style during the British period। देखो ये छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे CST का स्टेशन है, तो ये भी ब्रिटिश लोग ने बनाया था, ये भी बनाया था। उनको स्टाइल में, कौन से स्टाइल में? इंडो गॉथिक स्टाइल में, आर्किटेक्चर स्टाइल। तो ये जो भी बिल्डिंग्स लाइक चर्च, गवर्नमेंट ऑफिस, रेसिडेंसी, टॉप ऑफिशियल रेलवे स्टेशन वेयर बिल्ड इन दिस स्टाइल, ये जितने भी स्टाइलिश बने, जो भी स्टाइल्स में आए, वो जब ब्रिटिश थे इंडिया में, तो वो टाइम पे मुंबई में थे, तो इंडो गॉथिक स्टाइल में ही बनाया गया था इसको। सो ये भी एक एग्जाम्पल है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का, ये भी ब्रिटिश ने बनाया था, ठीक है। अगर हमें देखा जाए और भी एग्जाम्पल लेने का है तो गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, ओके। द बिल्डिंग छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस मुंबई इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर एंड इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भी यूनेस्को के अंडर में है, वर्ल्ड
हेरिटेज साइट। सो तो यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो विजुअल आर्ट का। अब हम पढ़ेंगे इंडियन ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, ठीक है, जो स्टेज पे हम परफॉर्म करते हैं तो वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, जिसको स्टेज पे परफॉर्म करते हैं उसको ललित कला बोलते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग फ्लोक आर्ट। इंडिया हैज़ इंडिपेंडेंस एंड वराइड ट्रेडिशन ऑफ फ्लोक सॉन्ग्स, फ्लोक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फ्लोक डांसेज एंड फ्लोक थिएटर्स विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। अगर देखो इंडिया के हर एक रीजन में अलग फ्लोक सॉन्ग होता है, अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूज़िक होता है, डांस होता है। आसाम में जाओगे तो आसाम का होगा, कश्मीर में जाओगे तो कश्मीर का होगा, यूपी में जाओगे तो यूपी का होगा, साउथ इंडिया में जाओगे साउथ का होगा, ठीक है। महाराष्ट्र का अलग होगा। तो ये अलग अलग स्टाइल होता है। जैसे लावनी में, महाराष्ट्र में लावनी फेमस है तो यूपी में और कुछ फेमस है। तो ये डांस होता है, फ्लोक डांस होता है, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होता है, हर एक अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग स्टेट पे परफॉर्म करते हैं। इसको बोलते हैं फ्लोक आर्ट, ठीक है। ट्रेडिशन के हिसाब से भी चलता है, जहाँ का ट्रेडिशन रहेगा। और इनके थिएटर्स भी होते हैं, फ्लोक थिएटर्स करके, जो दशावतार का मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में। तो ये हर एक रीजन में अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे गोवा में ये दशावतार का रोल होता है, अभी भी होता है, ठीक है। ये कोई टेक्निकल नहीं है कि टेक्निक नॉलेज है, ये ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है। ये परफॉर्म करते सिर्फ, वो अपने पूर्वजों को देख के, अपने एंसेस्टर को देख के वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के आर्ट है। देयर एग्जिस्ट मैनी रिच ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग फ्लोक आर्ट इन महाराष्ट्र ऑल्सो। दे डेवलप्ड एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रीजनल फेस्टिवल्स एंड सोशल लाइफ। टू नेम अ फ्यू एग्जाम्पल्स वी में मेंशन कोली डांस, तरप्पा डांस, दशावतार ऑफ कोंकण, पोवाड़ा, कीर्तन, जागरण, गोंडल। देखो ये डांस है, जो कोली डांस, जो आगरी लोग होते हैं, कोली लोग होते हैं, ये महाराष्ट्र के डांसर है फेमस, ठीक है। उसके बाद तपारा डांस है। फिर दशावतार ऑफ कोंकण, जो सिंधुदुर्ग एरिया है, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में सिंधुदुर्ग, वहाँ होता है। पोवाड़ा, जो महाराष्ट्र का पोवाड़ा फेमस सॉन्ग है, जो सॉन्ग होते हैं स्टोरीज, तो उसमें स्टोरी नरेट करते हैं, जैसे शिवाजी महाराज का हो गया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पोवाड़ा होता है, ठीक है। फिर कीर्तन एंड जागर, गोंडर कभी होता है जब भी गॉड को प्रे करके करते हैं, ठीक है। जो गॉड के प्रे करके हम लोग सॉन्ग प्रे करते हैं गॉड के थ्रू, ठीक है। गोंडर, जागर, जैसे जागर मतलब जागरण होता है, जो रात भर होता है, माता जी का जागरण होता है। तो ये सब डिफरेंट एग्जाम्पल है, ये सब सॉन्ग है, डांस है, आर्टिस्ट लोग का, फ्लोक आर्ट। उसके बाद है ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट। ये परफॉर्मिंग आर्ट का हम क्लासिकल की बात करेंगे। कुछ रूल्स होते हैं, क्लासिकल मतलब कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। वो जो भी परफॉर्म करना पड़ेगा आर्ट को हम रूल के हिसाब से करेंगे। इंडिया हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट। 2. द टेक्स्ट ऑफ नृत्य शास्त्र written by Bharat Muni is supposed to be the earliest one discussing music and theatre. नाट्य शास्त्र जो टेक्स्ट लिखा था, कौन लिखा था? उन्होंने भारत मुनि ने लिखा था, ठीक है। उन्होंने टेक्स्ट में लिखा था कैसे म्यूज़िक परफॉर्म होता है, कैसे थिएटर होता है, कैसे नाटक परफॉर्म होता है। नाटक मतलब थिएटर, कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। द 9 मूड्स, जो आर्टिस्ट होता है, जो उसके आर्टिस्ट के अलग अलग 9 मूड होते हैं, अलग अलग मूड होते हैं। क्या है 9 मूड? देखते हैं। 9 मूड्स, 9 रास सपोज टू बी द फंडामेंटल इन द प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट। आर क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब होता है लव, ओके। जो लव कन्वे करने के लिए सीन करते हैं, श्रृंगार। देन है उसके बाद हास्य। उसके हास्य का मतलब होता है ह्यूमर, मतलब कॉमेडी होना चाहिए। फिर बीभत्स्य, जो बीभत्स्य मतलब एंगर होना चाहिए, बहुत मतलब एग्रेशन होना चाहिए। फिर इसके बाद रौद्र, टेरिबल। करुणा, करुणा मतलब सैड इमोशंस, बस सैड परफॉर्मेंस होता है, करुणा होता है। देन उसके बाद वीर है, हीरोइटिक, जैसे हीरो शिवाजी महाराज का है वीर का, महाराणा प्रताप, ये इनके बारे में हमें एक्टिंग करना है तो ये वीर का, ठीक है।
हीरोइक होता है, हीरोइक का परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, उसके बाद है भयानक, फियरफुल मतलब डरावना, अद्भुत, वंडरस, वंडरस एंड शांत, पीसफुल। मतलब ये अलग अलग डिफरेंट मूड है, 9 मूड्स है जो क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स में होने चाहिए। Indian people came into the contact with the cultural tradition of other nation and that resulted into the blending of many different streams in the presentation of Indian performing arts। तो इंडिया के जो लोग हैं बहुत सालों से बाकी कंट्री से बहुत सालों से मतलब कांटेक्ट में है, जो जैसे यूरोप, अरेबिक कंट्री, ये सब कांटेक्ट में है। जहाँ कांटेक्ट होगा वहाँ भी आर्ट फॉर्म हमारे कंट्री में इंक्लूड होगा, हम वहाँ भी जाके परफॉर्म कर सकते हैं, वो अपने आर्ट हमारी कंट्री में आके कर सकते हैं। ओके, ठीक है। एनरिचिंग देम ओवर टाइम, तो ये जो हमारा इंडियन आर्ट है, तो एनरिचिंग देम ओवर टाइम, जो दूसरे आर्ट फॉर्म है जो इंडिया में होते हैं तो वो भी प्रेजेंट कर सकते हैं बाहर कंट्री में। एज ए रिजल्ट मैनी स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिकल वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड डांस केम इनटू द एग्जिस्टिंग। जो क्लासिकल म्यूज़िक है, जो वोकल म्यूज़िक है, जो हम जैसे कि इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं, हम बजाते हैं जो सॉन्ग के लिए या डांस के लिए, तो वो सब होते हैं इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो करते हैं उसके लिए। वेरियस स्कूल प्रिजर्व दो स्टाइल वेर ऑल्सो क्रिएटेड। जैसे स्कूल्स मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं, एक तरीका होता है परफॉर्मेंस करने का, वो स्कूल बनता है। तो वेरियस स्कूल प्रिजर्व दो स्टाइल वेर ऑल्सो क्रिएटेड। There are two main branches of Indian classical music. So दो म्यूज़िक है क्लासिकल, दो मेन ब्रांचेज है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड कर्नाटिक म्यूज़िक। सिमिलरली देर आर टू फॉर्म्स ऑफ इट, क्लासिकल शास्त्रीय एंड उपशास्त्रीय मतलब सेमी क्लासिकल। शास्त्रीय मतलब क्लासिकल हो गया और सेमी क्लासिकल मतलब उप शास्त्रीय। द सेमी क्लासिकल हैज़ इंक्लूडेड मैनी स्टाइल ऑफ फोक म्यूजिक। अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ ऑल थ्री फॉर्म ऑफ म्यूजिक, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस कैन बी सीन इन वेरियस इंडियन क्लासिकल डांस। जैसे आपने देखा होगा, डांस भी होता है, म्यूज़िक भी होता है, इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हैं इंस्ट्रूमेंट को भी। ओके, जो म्यूज़िक से इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, डांस भी करते हैं, सिंगर भी होते हैं। जैसे भारतनाट्यम, फिर हमारे पास एक और है लावनी है, उड़ीसी, उड़ीसा में कथकली। तो ये सब एग्जांपल्स है फ्यूजन्स है डांस के, म्यूज़िक और सिंगिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ ये क्लासिकल डांसिंग है। ठीक है, जैसे कथक है नॉर्थ इंडिया, ठीक है, लावनी ऑफ महाराष्ट्र, ओडिसी ऑफ ओडिशा, भारतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु एंड कथकली एंड मोमिनट्टम ऑफ केरला। ये डिफरेंट स्टाइल है परफॉर्मिंग आर्ट का। ठीक है, स्टाइल है डांस का, उसमें सिंगिंग भी होता है, सेमी क्लासिकल होता है और उपशास्त्रीय परफॉर्मेंस। ठीक है, सो ये हम देखते हैं डू यू नो में। देखो बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह करके, ये भी मुग़ल का राजा था, तो ये आपको रीड करना है, डू यू नो। ठीक है, इसको रीड करो प्रॉपरली। देखो ये हमने देखा ब्यूटीफुल बैंड ऑफ ऑल थ्री फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट, डांस। ये सब हमने देखा हर एक स्टेट में अलग अलग, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये फॉर्म है। ठीक है, देखो ये फ़ोटो देखो, ये लावनी महाराष्ट्र का डांस है। उसके बाद इधर कथकली का इमेजेस दिया है केरला का। ठीक है, इन इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस period various festival of music and dance are organized with a view to make it accessible to common people. Many people attended this festival including Indians and foreigners alike. ठीक है, तो ये जो फेस्टिवल होते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, उनको बाहर जाना पड़ता है। जो पब्लिक फेस्टिवल जिसको बोलते हैं हम, जिसको कहते हैं पब्लिकली सबके साथ होता है। तो अभी बता रहा था मैं, इंडियन को परफॉर्मेंस देखना है तो उनको बाहर जाना पड़ेगा। जैसे कोई बाहर कुछ है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, जैसे इंडिया में कोई ऑर्गेनाइज़ किया है, तो इंडिया में जो ऑर्गेनाइज हुआ है तो बाहर वाले भी आके फेस्टिवल्स देख सकते हैं।
ठीक है, परफॉर्मेंस देख लेते हैं उसमें कैसे फेस्टिवल है, म्यूज़िक है, डांस है। तो वो एक होता है, एक महोत्सव होता है, ठीक है। वो प्रोग्राम में, महोत्सव में सबको इनवाइट किया रहता है, ठीक है। तो वहाँ बताया अदर सर्वाइव गंधर्वा फेस्टिवल ऑफ पुणे इज़ अ फेमस वन, ठीक है। गंधर्वा वहाँ क्लासिकल परफॉर्मेंस होता है, तो वहाँ लोग इसलिए होता है फेस्टिवल कि वो लोग जाके वहाँ देखें, उनके आर्ट को देखें। तो ये वहाँ से लोग बाहर से भी आते हैं, फॉरनर भी देखने। लेटली वी कैन सी अ इंक्लेशंस टूवर्ड एक्सपेरिमेंटिंग and creating fusion of various music style by trying to overcome the limitation imposed by a traditional style or school। ये जो ट्रेडिशनल स्टाइल होते हैं, क्लासिकल होते हैं, जो इनके फिक्स रूल होते हैं वही करना है, वो स्टाइल में ही करना है, उनके बाहर में नहीं करना है, कुछ उन से नहीं करना है। बट उसके बाद हम देखें, अगर स्टाइल में देखें तो अगर हम क्लासिकल के साथ और भी कुछ यूज़ करें, ठीक है, तो ये फ्यूजन मिक्सिंग होगा, फिर एक दोनों का मिक्स होगा तो एक नया म्यूज़िक बनता है, क्लासिकल और जो उनका खुद से। ओके, पंडित उदय शंकर इज़ अ प्रोमिनेंट नेम अमॉन्ग सच आर्टिस्ट हु क्रिएटेड अ न्यू स्टाइल। ही सक्सेसफुली क्रिएट अ फ्यूजन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस एंड यूरोपियन ओपेरा, जो यूरोपियन का ओपेरा होता है, ठीक है, और जो इंडियन क्लासिकल होता है, दोनों का फ्यूजन किया, मतलब मिक्स किया पंडित उदय शंकर ने, दोनों म्यूजिक का किया। ही ऑल्सो इंक्लूडेड अ वेरियस फॉर्म ऑफ फोक डांस इन हिज स्टाइल, दस द स्कोप ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट सीम्स टू बी constantly expanding. The same phenomenon is apparent in the field of Indian visual art. So the same phenomena is apparent in the field of Indian visual art। जो इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट है वो बार बार हम डेवलप करते हैं, ठीक है। जैसे जो इंडियन का जो ट्रेडिशनल स्टाइल होता है, तो हम उसके साथ भी यूरोप का स्टाइल, अरेबिक हो गया, अमेरिकन कैनेडियन स्टाइल, तो हम यूज़ करके मिक्स करके करते हैं, ठीक है। जैसे पंडित उदय शंकर है, तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट इनके तरह जो डेवलप कर रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट को मिक्स करने चाह रहे हैं, उनको बोलते हैं विजुअल आर्ट। जो पेंटिंग वेंटिंग है, स्कल्पचर है, मूर्ति है, जो मूर्ति बनाने का आर्ट है, ये हम लोग भी इसको क्या कर रहे हैं, इंडियन आर्ट फॉर्म में मिक्स कर रहे हैं, अलॉन्ग विद द इंडियन आर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अलग कंट्री के भी हम आर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आर्ट, अप्लाइड आर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। सो हम इसमें बात करेंगे, हम आर्ट के और अप्लाइड आर्ट के बारे में बात करेंगे। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो ये हम इसमें देखेंगे कि क्या इसमें अपॉर्चुनिटी हमें मिल रहा है, प्रोफेशनली क्या मिल रहा है आर्ट के थ्रू, अप्लाइड आर्ट के थ्रू क्या मिल रहा है हमें, अपॉर्चुनिटी किस बात का मिल रहा है, ठीक है। आर्ट हिस्ट्री इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज, वेरियस अपॉर्चुनिटी ऑफ रिसर्च आर अवेलेबल इन दिस फील्ड। जब भी हम आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जब भी हम आर्ट के बारे में स्टडी करते हैं, तो हमें इंडिपेंडेंटली ब्रांच ऑफ नॉलेज मिलता है। बहुत सारे अलग अलग नॉलेज है, जो पेंटिंग्स बनाते हैं या स्कल्पचर बनाते हैं, तो जो आर्ट के बारे में स्टडी करते हैं, जो आर्ट के हिस्ट्री के बारे में हम हिस्ट्री करते हैं, पेंटिंग कैसे इवॉल्व हुआ, एंशिएंट टाइम पे कैसे हुआ, स्टोन एज टाइम पे कैसे बनता था, आज कैसे बन रहे, आज कैसे पेंटिंग आया, तो वो स्टडी कर रहे। तो कोई भी आर्ट के बारे में हम स्टडी करने के लिए को लोग चाहिए, ठीक है, उसके एक्सपर्टीज होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनको पता होता है कि कब का है ये, तो ये सब पीपल इम्पॉर्टेंट है। जैसे बड़े बड़े स्कल्पचर्स हो रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स है, तो वो इसके बारे में स्टडी करने वाले के लिए लोग होते हैं जो स्टडी करते हैं, मॉन्यूमेंट कैसे कैसे बनते गए, क्या क्या चीज़ लगा, क्या क्या यूज़ किया, ठीक है, उनके एंशिएंट टाइम पे कैसे होते गया, मेडिवल टाइम पे कैसे होते गया, मॉन्यूमेंट मतलब मॉडर्न टाइम में कैसे हुआ, उनके स्ट्रक्चर कैसे चेंज होने लगे। अगर आपने एग्जांपल के लिए इंडिया का जो गुंबज है, जो ताजमहल है, गुंबज है, ताजमहल का गुंबज, ठीक है, ये इंडियन के स्ट्रक्चर के हिसाब से हुआ, ठीक है, मुग़ल से लिया, ये मुग़ल का था, इनका यूनिक स्टाइल था, ये पूरा अलग अलग है। इसे कुछ थोड़ा सा बाहर का उन्होंने मिक्सिंग किया है, बाहर का और इंडिया का स्टाइल की फ्यूजन किया, ठीक है, फ्यूजन मतलब मिक्सिंग किया। तो ये सब काम करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी, मतलब वर्कर चाहिए साथ में, कोई जॉब करने के लिए कोई साथ में मतलब थिंकर चाहिए, कोई सोचे, कोई बताए उनको। तो ये सब फील्ड के लिए क्या चाहिए, वेरियस अपॉर्चुनिटी टू रिसर्च आर अवेलेबल इन दिस फील्ड। ये फील्ड में हमें क्या चाहिए, रिसर्च चाहिए। ओके,
पहला अपॉर्चुनिटी है आर्ट हिस्टोरियंस कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म मतलब जो मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर वाले हो गए, न्यूज़ चैनल वाले हो गए, तो उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखो आपको जैसे न्यूज़ चैनल को, न्यूज़पेपर को किसी आर्ट्स के बारे में न्यूज़ लिखना है, जो ऐसे लोग जिनको मतलब कि उनके फील्ड में वो स्मार्ट रहे, वो आर्ट के बारे में जानते रहे, वो आर्ट्स के बारे में जानते रहे, वो उनको हिस्ट्री की पता रहे, जो उनके बारे में पता रहे, उन स्पेशलिस्ट रहे, जो जैसे उनको ताजमहल के बारे में लिखना है, ओके, या फिर शिवाजी महाराज के बारे में लिखना है, तो उनका पूरा हिस्ट्री उनको नॉलेज होना चाहिए। जो केव के बारे में हो तो वो सब का नॉलेज होना चाहिए, जिनको उनको पता रहेगा, जिनको आर्ट के बारे में पता रहेगा, तो वो पीपल जॉब ले सकते हैं जर्नलिज्म में। तो आर्ट हिस्टोरियन कैन बी वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। कैसे कैसे बनाया रहेगा, उनको हिस्ट्री पता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड वन, art market is an independent field. It calls for special expertise to access the exact value of an art object or ensure that it is genuine and expected with deep understanding. The art history is required for these tasks. देखो, अगर हम कुछ भी खरीदते, जैसे कि हम यानी कोई भी स्कल्पचर, कोई भी पेंटिंग, ठीक है, तो हम देखेंगे उसमें कैसा है, पेंटिंग जेन्युइन है कि नहीं। जो पेंटिंग हम लोग बाय करेंगे, वो आर्ट ऑब्जेक्ट कोई भी बाय करेंगे, तो वो जेन्युइन है कि नहीं, वो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे अभी करेक्ट है कि नहीं, फेक तो नहीं है, या पेंटिंग कोई हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बताया, या कोई बेची बोल दिया 2000 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, 300 साल पुराना ये पेंटिंग है, कोई बेच दिया। पहले हमें चेक करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, वैलिड करना पड़ेगा कि ये पुराना है कि असली की नकली है, उसका रियल प्राइस क्या है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, उनको एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें पता होता है, उनको ऑब्जर्व देख के पता चलता है कि हाँ, वो बता देते हैं कि वो एक्सपर्ट होते हैं वो फील्ड में। ठीक है, तो वो आर्ट इंडस्ट्री अपने रहते हैं, मतलब अपने फील्ड में ही स्मार्ट रहते हैं, जिसको वो ऑब्जेक्ट को असलियत के बारे में पता रहता है कि हाँ, ये रियल में इतने साल पुराना है कि नहीं। जैसे आर्ट के जो मार्केट होते हैं, अलग अलग जो मार्केट होते हैं आर्ट के, जो पेंटिंग्स बेचते हैं या कुछ छोटी छोटी मूर्तियाँ बेचती है, तो अलग अलग टाइप के मूर्ति होती है, तो वो बेचते हैं, जो हम खरीदते हैं। ठीक है, तो वो कुछ लोग हैं ऐसे जो पढ़े लिखे हैं, तो उनको पता होता है, वो स्पेशल एक्सपर्टाइज होते हैं, वो एक्सपर्टाइज होते हैं। ठीक है, उसका वैल्यू जानते हैं, उसका ऑब्जेक्ट जानते हैं कि हाँ, ये जेन्युइन है, उसका प्राइस जानते हैं कि हाँ, प्रॉपर है। ठीक है, तो उसको इंश्योर करते हैं कि हाँ, ये राइट है, ये करेक्ट है, ये ओरिजिनल है। एन एक्सपर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड फॉर द टास्क। तो ये एक्सपर्ट हमें चाहिए जानने के लिए, उसको नॉलेज हो प्रॉपरली, वो पर्सन को जानना चाहिए, तो वो पर्सन रिक्वायर फॉर दिस टास्क, मतलब वो कर सकता है। नेक्स्ट है थर्ड, हेरिटेज मैनेजमेंट एंड कल्चरल टूरिज्म। देखो, हेरिटेज जो होता है, जो अलग अलग मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल, गोल गुम्बद, तो ये सब हम प्रिजर्व करके रखे हुए। ठीक है, कोई वर्ल्ड हेरिटेज के साइड में, कोई यूनेस्को में, तो वो सब प्रिजर्व करके फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करके रखे, तो आने वाली जनरेशन जैसे जान सके, जैसे हम जान रहे हैं सबको। ठीक है, तो ताजमहल एक हेरिटेज है, किसने बनाया था ताजमहल, उसका मटेरियल क्या क्या यूज़ हुआ था, तो उसे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्योंकि फ्यूचर जनरेशन को भी हमें देखना चाहिए, तो वैसे कुछ लोग हैं जो उनको नॉलेज है, कुछ ऐसे एक्सपर्ट हैं, उनको पता है कि कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, कैसे हुआ है, तो ये सब क्या है, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कि उनको पता है कि ये मटेरियल अब नहीं मिलेगा, वो टाइम पे जो मिला है नहीं मिला है, तो वो प्रिजर्व करके रखे। तो वो जो प्रिजर्व करके थे वो आर्ट फील्ड के हिसाब से रहते हैं। तो हेरिटेज मैनेजमेंट एंड कल्चरल टूरिज्म आर रिसेंटली डेवलप्ड फील्ड। In this field, students of art can be find many of professional opportunity, museums and archive management, library science and information technology, archaeological research, Indologic are some important fields in this regards. देखो, ये वेरियस फील्ड है, अलग अलग टाइप के फील्ड है, जो अलग अलग आर्ट्स के जो बंदे काम कर सकते हैं। ठीक है, म्यूज़ियम में कर सकते हैं, जो म्यूज़ियम में स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कुछ रखा होता है उसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन होते हैं, तो उसके लिए भी वर्कर चाहिए।
ठीक है। आर्किवल मैनेजमेंट है, कोई बुक्स स्टोर किया है तो उनको पता है तो बुक्स कहाँ रखा है, किधर रखा है। उनके भी जो एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए भी वर्कर चाहिए रहते हैं, उनके लिए भी काम करने के लिए चाहिए, तो जो वो फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक है, तो उनको करेक्ट नॉलेज होना चाहिए। म्यूजियम में जो वर्कर है, अपॉर्चुनिटी जिसको दी है हम लोग ने काम करने के लिए दी है, उनको गुड नॉलेज है म्यूज़ियम का, मैनेजमेंट का, लाइब्रेरी साइंस का, इंफॉर्मेशन, तो अलग अलग फील्ड के अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको वो काम मिलना चाहिए, ठीक है। आर द सम इम्पॉर्टेंट फील्ड इन दिस रिगार्ड। नेक्स्ट है अप्लाइड आर्ट, ठीक है। अप्लाइड आर्ट, द विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट आर प्राइमरली लुक्ड अपॉन एज मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पीपल। तो अब मैंने अप्लाइड आर्ट क्या होता है? जो आर्ट विजुअल आर्ट होता है, जैसे कि मैं प्ले कर रहा हूँ, कोई नाटक कर रहा हूँ, कोई सॉन्ग गा रहा हूँ, या तो ये मैथोलॉजिकल स्टोरीज के ऊपर, कोई एंशिएंट स्टोरी के ऊपर नाटक कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी एक आर्ट है, ठीक है। जो मॉडर्न टाइम में जो नाटक करते हैं, जो सिनेमाज में होते थे, तो उनका देख के उनका सीख रहे हैं, उनका कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, तो परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये परफॉर्मिंग आर्ट है, विजुअल आर्ट है, देख सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लेज होता है, नाटक होता है, डांस होता है, या फिर कोई मूवीज़ देख रहा है, ये परफॉर्मिंग आर्ट है, देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट फॉर पीपल के लिए एंटरटेनमेंट होता है, ठीक है। द आर्टिस्ट परफॉर्म प्राइमली विद दिस पर्पस, हाउएवर देयर इज अ स्कोप ऑफ कंबाइन एन आर्टिस्ट क्रिएशंस विथ यूटिलिटी वैल्यू ऑफ मेक इट इकोनॉमिकली वाइबल। जो आर्टिस्ट का वो पर्पस होता है किसी के लिए काम करना, बट हम उसको आर्टिस्ट्री को कंबाइन करके आर्टिस्ट को क्रिएशन विथ यूटिलिटी वैल्यू के साथ हम लोग कर सकते हैं। जो आर्टिस्ट को क्रिएशन दे रहे हैं, हमें कुछ दे रहे हैं, कुछ उसका हम उसको कुछ बना रहे हैं या हम उसको कर रहे हैं, तो उसका यूटिलिटी मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ बिल्डिंग बना रहा हूँ या फिर कुछ पेंटिंग बना रहा हूँ, जो पेंटिंग का जो है मोनूमेंट बना रहा हूँ या कुछ भी बना रहा हूँ मैं, उसका वैल्यू क्या है, पीपल की यूज़ होना चाहिए, या पीपल को क्या यूज़ होना चाहिए, उसका बेनिफिट होना चाहिए। जो वैल्यू होगा तो वो पीपल को मिलेगा, उनको पता चलेगा। तो जो भी हम बनाते हैं, जो भी आर्ट्स बनाते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, डांसिंग हो, जो भी हो, पीपल के लिए बनाते हैं, तो उससे हमें यूटिलिटी मिलना चाहिए, वैल्यू मिलना चाहिए, टू मेक इकोनॉमिकली वेबल। तो आर्टिस्ट को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। जो आर्ट्स होते हैं, अगर कोई प्रेजेंट कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ उसको कीमत मिलना चाहिए, तो इसका यूटिलिटी अच्छा इम्पॉर्टेंट है। अगर उसने परफॉर्मेंस अच्छा किया, उसने काम अच्छा किया, तो उसको पैसा मिलना चाहिए। दस एन आर्टिस्टिक क्रिएशन विथ अ यूटिलिटेरियन पर्पस इज कॉल्ड अप्लाइड आर्ट। Thus, an artistic creation with a utilitarian purpose is called applied art. जैसे हमारे पास जो आर्ट का स्किल है, तो हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के बाद उससे कुछ हमें पैसा मिलना चाहिए, उससे कुछ फ़ायदा होना चाहिए, लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए, हमें भी फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कोई एक्टर हूँ बट मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, किसी के इन फ्रंट ऑफ पीपल के मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ अपना टैलेंट नहीं दिखा रहा हूँ, तो वो पब्लिक को पता नहीं चलेगा, तो उससे मैं कुछ अर्न नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अप्लाइड आर्ट में क्या होता है, जो हमारे पास स्किल होता है वो स्किल यूज़ करके कि हम उसका इकोनॉमिकली बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है इंडस्ट्री एंड एडवर्टाइजमेंट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ठीक है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग आपको पता है, जो रूम का, घर का डिज़ाइन करते हैं, कोई बिल्डिंग का डिज़ाइन करते हैं, अलग अलग तरीके आर्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंट, अलग अलग हम ऑर्नामेंटल कुछ भी बनाते हैं, अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आर्ट डिज़ाइन ऑफ स्टेज बैकग्राउंड, स्टेज नेपथ्य, स्टेज बैकग्राउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, बैकड्रॉप्स को क्या बोलते हैं, जो स्टेज होता है पीछे होता है, जो सेट होता है स्टेज के पीछे, तो उसको बोलते हैं नेपथ्य। नेक्स्ट, आर्ट डायरेक्शन ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन, तो जो ये सब होते हैं, क्रिएटिंग attractive layouts of book, magazines, calligraphic production of greeting cards, invitations card, customized stationery, gift object etc. are those field of applied art। देखो ये सब, अगर हम कोई मूवी बनाते हैं कुछ है, तो अगर कुछ डिज़ाइन चाहिए, जैसे हम लोग दे एग्जांपल ले लें, जैसे कि पद्मावत देख ले,
पानीपत देख ले, बाहुबली ले, तो उनके लिए पूरा एक टीम चाहिए रहता है। तो वो टीम के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, तो वो टीम के लिए डायरेक्शन चाहिए, फिल्म के लिए क्रिएटिंग अट्रैक्टिव कुछ आइडियाज़ चाहिए, बुक्स चाहिए, मैगजीन चाहिए, ठीक है। वो डिज़ाइन करने के लिए अगर कुछ दीवारों पे उनके कुछ लिखना है या कुछ पेंटिंग करना है, सेट पे कुछ पेंटिंग करा, तो उनका स्टाइल होना चाहिए कैलीग्राफी का, फिर उनका ग्रीटिंग कैसा होना चाहिए, तो ये सब काम होते हैं। तो ये सब इंडस्ट्री एंड एडवर्टाइज में वर्क होते हैं। डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट, आर्ट डिज़ाइनिंग ऑफ स्टेज ऑफ बैकड्रॉप, ओके। तो ये सब यूज़ होना चाहिए। और अप्लाइड आर्ट मतलब यूज होना चाहिए, अप्लाइड आर्ट में ये सब आते हैं। फील्ड आर दिस आर फील्ड ऑफ अप्लाइड आर्ट। तो ये सब जो काम करते हैं, ये सब वर्कर जो जिसमें काम करते हैं, ये सब अपने अपने फील्ड में क्रिएटिव लेआउट्स, बुक्स, मैगजीन, ये सब अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट है द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, फोटोग्राफिक आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अप्लाइड आर्ट। ये देखो, ये भी अप्लाइड आर्ट में आते हैं। अप्लाइड आर्किटेक्चर जो होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, जैसे मूवीज़ बनते हैं तो उसमें भी आर्किटेक्चर चाहिए, सेट डिज़ाइन करने के लिए किस तरह का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फोटोशूट होता है तो वो सब में क्या क्या होना चाहिए, तो ये सब भी अप्लाइड आर्ट में आता है। नाउ व्हाट इज स्टिल एंड एनिमेटेड ग्राफिक्स क्रिएट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। देखो भी हमने जो बाहुबली का देखा था, जो पानी का गिरता ऊपर से, तो ये सब क्या है, एनिमेटेड है। बहुत सारे मूवीज़ जो आते हैं वो एनिमेटेड होते हैं, तो वो एनिमेटेड में उसमें भी कोई स्पेशलिस्ट होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो अप्लाइड आर्ट, ये भी क्या है, अप्लाइड आर्ट है। जो एनिमेट करते हैं, कार्टून्स बनाते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, अप्लाइड आर्ट में आते हैं। ऑर्नामेंट्स, आर्टिस्टिक्स क्रिएशन ऑफ मेटल अर्थन पॉट with colorful design objects made from cane and bamboos, beautiful glass object, attractive textiles and clothing etc. all can be listed under the applied art। देखो ये सब भी अप्लाइड आर्ट में आता है। जो हम डिज़ाइन करते हैं, कलरफुल डिज़ाइन हम देखे रहेंगे, कहीं गांव में जाते रहेंगे तो वो अर्थन पॉट पे डिज़ाइन करते हैं, मेटल पे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। बम्बूस का होता है डिज़ाइन, घर बनता है बम्बूस का, केन के अलग अलग स्टाइल होते हैं, तो वो सब ग्लासेस जो होते हैं ना उन पर भी डिज़ाइन होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स है, ये सब जहाँ जहाँ ये सब होते हैं वो भी एक अप्लाइड आर्ट में आता है, ओके। इसको प्रॉपरली आपको सबको रीड करना है। नेक्स्ट है एवरी फील्ड मेंशन अबाउट रिक्वायर्स अ डिटेल्ड प्लानिंग, अ मेटिलियस मैनेजमेंट ऑफ एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इट इज़ एसेंशियल टू एम्प्लॉय ट्रेंड एंड स्किल इंडिविजुअल एंड एवरी स्टेज, ओके। सो हम लोग जो भी फील्ड्स देखे, हम लोग यहाँ देखे, जो भी काम देखे, जिनको अपॉर्चुनिटी मिला है काम करने के लिए, तो उसके लिए हमें जो भी काम पे जो देंगे उनको काम, तो उस पर प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या एक मैनेजमेंट चाहिए रहता है, मर्टिकुलस मैनेजमेंट। तो हमें एक टूल से मैनेजमेंट चाहिए रहता है एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इट इज़ एसेंशियल टू एम्प्लॉय ट्रेंड एंड स्किल्ड इंडिविजुअल एट एवरी स्टेज। हर एक स्टेज पे स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए, इंडिविजुअल, जैसे जिनको उनका इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे कैसे बनाते हैं, जो एनिमेटेड कर रहे हो उनमें स्पेशलिटी है, तो वो सब स्किल्ड होने चाहिए, ठीक है। ट्रेंड होने चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। उनको अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर अच्छा, मतलब अगर वो काम करेंगे तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा तो अच्छी मूवी बनेगी, ठीक है। तो वो अच्छा काम होगा, ठीक है। देन सम ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस ऑफ आर्टिस्टिक्स ऑब्जेक्ट हैव अ हिस्ट्री ऑफ सर्टन ट्रेडिशंस। तो अगर मैं कुछ बना रहा, कुछ भी बना रहा हूँ, या वार्लिक पेंटिंग कर रहा हूँ, तो वार्लिक पेंटिंग के लिए कौन से स्टाइल में है, इसका पीछे हिस्ट्री है, ट्रेडिशन होता है, तो हमें जानना पड़ेगा किस तरह से करना है। जिस पर्सन के लिए बना रहे हैं तो वो किस तरह करना है, तो वो सब हमें जानकारी चाहिए, ठीक है। अगर हम किसके लिए बना रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए उसको कैसा किस तरह का पसंद है वार्लिक पेंटिंग, ठीक है। तो वो हमें करना पड़ेगा। द डेवलपमेंट ऑफ ईच प्रोडक्टिव प्रोसेस हैव इट्स ओन हिस्ट्री, हैंस द सिलेबी ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेस ऑफ आर्ट डिजाइनिंग इंक्लूडेड द हिस्ट्री ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल ट्रेडिशन। अगर कुछ भी मैं डेवलप कर रहा हूँ तो उसका हिस्ट्री होता है, ठीक है। जो भी मैं आर्ट फॉर्म, अगर हम लोग भी कुछ सिखाते बच्चों को, तो हम भी कहीं से सीख के आए, हमें भी कोई पढ़ाया है, ठीक है। तो जो भी हम सिखाते आर्ट फॉर्म को भी सिखाते हैं, तो उनको भी मैं बताता हूँ हिस्ट्री के बारे में, तो वो कैसे यूज़ हुआ है, किस तरह का यूज़ हुआ है। तो अगर पीपल को, मतलब लोगों को नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन पता है तो उनको प्रॉपरली डिटेल में बताना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बनारसी साड़ी का, पैठनी साड़ी होते बनारसी की, तो उसके पीछे भी हिस्ट्री है, वो कैसे बना था, किस तरह का बना था,
कैसा मशीनरी यूज़ हुआ था, उनके धागे कौन से यूज़ थे, कॉटन कैसे यूज़ हुआ था। अगर मैं किसी को सिखा रहा तो वो पहले से मुझे अच्छे से सिखाना पड़ेगा, वो मैं खुद सीख के लूँगा अच्छे से। ओके, तो ये क्या होना चाहिए, डेवलप ऑफ ईच प्रोडक्टिव प्रोसेस हैज़ इट ओन हिस्ट्री, हैंस द सिलेबस ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफ आर्ट डिज़ाइनिंग included the history of various industrial or cultural traditions. So there are few institutes in India which offer technical and occupational training in the above mentioned field. So देखो, अगर हम भी कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं सिलेबस, तो हमें हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, उनकी कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में पता होना चाहिए। तो एक इंस्टीट्यूट है, बहुत कम है जो ट्रेंड करते हैं अप्लाइड आर्ट में, बहुत कम इंस्टीट्यूट है जो टेक्निकल बताते हैं, जो टेक्निक्स बताते हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग बताते हैं। जैसे कि ऑक्यूपेशनल मतलब कि जो भी मैंने बनाया उसका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए हमको, उसका टेक्निकल नॉलेज कैसा है, उसके बाद ऑक्यूपेशन करने के बाद कहीं काम कर सकता हूँ, बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं पॉट डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मुझे टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि कैसे करता हूँ डिज़ाइन, ठीक है, उसको डिज़ाइन कैसे करना है, इसको यूज़ कैसा करना है पॉट को, उसकी मिट्टी क्या चाहिए, उसका शेप क्या होना चाहिए, उसको ऑक्यूपेशन भी कर सकता हूँ, ठीक है। इंडिया में बहुत कम है जो पॉट बनाने का इंस्टीट्यूशन, जैसे अमॉन्ग दैम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन इन अहमदाबाद गुजरात इज़ द वर्ल्ड रिन्यूड इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो अलग अलग कंपनीज़ के लोगोज बनाए, ठीक है, जो अलग अलग कंपनीज़ के लोगो बनाए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन इन अहमदाबाद। तो गुजरात में ये वर्ल्ड के फेमस है, तो अलग अलग कंपनीज़ के लोगो बनाए हैं, उनको लोगो दिया है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब लोगो बनाए, इन्होंने डिज़ाइन करते हैं, ये डिज़ाइन करते हैं, ये इंडिया का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये वर्ल्ड के भी। दिस इंस्टीट्यूट हैज़ इंट्रोड्यूस ए ऑनलाइन कोर्स सिंस 2015, ठीक है, तो ये आर्ट्स का ट्रेनिंग देता है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ऑनलाइन का कोर्स देता है, अभी भी करता है, 2015 में अभी भी करता है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में भी इसका इंस्टीट्यूट भी है, मुंबई में भी है, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स भी करता है, जो CST में पढ़ता है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के इधर स्टेशन के पास में ही जो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, जो फेमस इंस्टीट्यूट है, बहुत पुराने ज़माने ब्रिटिश के टाइम से, ठीक है। जो आर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है तो वो इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं। सो ठीक है, इन द नेक्स्ट लेसन वी विल लर्न अबाउट द मास मीडिया हिस्ट्री। देखो, हमने इसमें इंडियन आर्ट के बारे में पढ़े, अप्लाइड आर्ट के बारे में पढ़े, तो ये चैप्टर है ओवर हो गया, ठीक है। ये चैप्टर को आपको 2 से 3 बार तक 4 बार तक रीड करना है, इसके स्पेलिंग्स याद करने हैं, जो बड़े बड़े स्पेलिंग्स है, हार्ड वर्ड्स है जो देखे जाए, ठीक है। चैप्टर ख़त्म हो चुका है। सो थैंक यू सो मच। आपको ये चैप्टर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बट ये चैप्टर को 2 से 3 बार रीड करोगे तभी आपको ये समझ में आएगा, अंडरस्टैंड हो पाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब करो, लाइक करो लेट्स लर्न को। देखो, हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं, चारों चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसको रीड करना है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट इन वेस्ट, इंडियन ट्रेडिशन, अप्लाइड हिस्ट्री है, फिर अभी ये इंडियन आर्ट है, इंडियन आर्ट। तो ये चारों चैप्टर को अच्छे से रीड करना है 2 से 3 बार। जो उसके हार्ड वर्ड्स है उसको 5-5, 10-10 बार ट्राई करो, लिख के याद करो, ठीक है। जो हिस्टोरियन के नाम है फर्स्ट चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में, अप्लाइड आर्ट में जो भी दिया है वो याद करो। अभी ये फोर्थ चैप्टर में जहाँ जहाँ मोनूमेंट्स के नाम दिए, स्कल्पचर्स के नाम दिए, तो उनकी स्पेलिंग्स याद करो, ठीक है। जो आपको बता दे रहा हूँ मैं, जो ऐसे पिंक जो कलर्स के होते हैं, कलरफुल होते हैं जो ये, डू यू नो, इसको भी रीड करो प्रॉपरली, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये 4th चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू। और लेट्स लर्न को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।